आम तौर पे जो हम खादें डालते हैं जैसे डीएपी है, एसएसपी, नाइट्रोफास, बीओपी। अब देखें ऐसी खादें जो दाने की फॉर्म में हैं उन्हें बेसल डोज में दे दें। ज़मीन के नीचे दबी रहेंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी। आम तौर पे ऐसी खादें कम उनकी कह लो कि सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उन्हें जड़ के नीचे आना चाहिए, वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। ऐसी खादों को अगर हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे उगाव के बाद पानी के साथ, तो वहाँ पे ये खादें बहुत ज़्यादा ज़ाया होंगी। वहाँ पे ऐसे फार्म लेके आने चाहिए जो सॉल्युबल हों। अब अगर हमने नीचे देना है तो हमें डीएपी देना चाहिए। फास्फोरस की कमी को ये पूरा करने के लिए ऊपर देने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें P44 दे देना चाहिए, यूरिया फास्फेट दे देना चाहिए। लेकिन हम यूरिया उधर भी हम डीएपी डाल देते हैं, वहाँ पे बड़ी सारी ज़ाया होती है, क्योंकि ये देखें ज़मीन की सतह के ऊपर पड़ी रहती है, ये मूव नहीं करती। तो इसमें से कुछ पानी के साथ नीचे आती है, वो काफ़ी नहीं होती, बाकी सारी तकरीबन ज़ाया होती है। दूसरा ये है, हमें जानना चाहिए कि जो नाइट्रोजन है, ये एक तो इसकी डीनाइट्रिफिकेशन होती है, ये या गैस लॉसेस कह लें, इस तरीके से भी ज़ाया है। ये लीचिंग करती है, इसका ये भी इसका एक ज़िया है। और जो फास्फोरस है ये अनअवेलेबल कंपाउंड बनाते हैं, ये फिक्स होती है। और पोटाशियम की अगर मैं बात करूं तो देखें पोटाशियम में ये दोनों खराबियां हैं। अगर सैंडी एरियाज़ में आप पोटाशियम यूज़ कर रहे हैं या उन एरियाज़ में जहां बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो वहां भी पोटाशियम जो है वो लीच कर जाती है। इसके अलावा ये फिक्स होती है। देखें अगर हम यूरिया का इस्तेमाल पानी लगाने के बाद करें, वहाँ ये कम ज़ाया होती है, क्योंकि जितना पानी जो लीच करना होगा वो कर जाएगा, बाकी ऊपर पड़ा रह जाएगा। तो हमारी जो खाद है उसके साथ ऊपर की सतह में मौजूद रहेगी। तो एक्चुअल हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो फार्म यूज़ कर रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए और वे ऊपर रूट जोन में ही पड़े रहने चाहिए, ना कि वो ज़मीन के ऊपर पड़े हों और ना वो कि लीच कर जाएं। ये एक मेथड अपने मतलब जहन में होना चाहिए। तो जब हम ये सारी बातें एक एक किसान को तो नहीं बता सकते कि हमारी खादें इन तरीक़ों से ज़ाया हो रही हैं, या कुछ किसान ऐसे हैं वो ऐसी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, वो ख़ुद पे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो सारा कुछ ही अगले पे डिपेंड कर लेते हैं। तो देखें फिर ये जहन में मेरे बात आ रही थी कि कोई ऐसे एडिशनल प्रोडक्ट शामिल करने चाहिए जिस तरह किसानों को पता ही नहीं चलता कि हम कैसे कैसे ख़ुद से भी अपनी खादों को ज़ाया कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो ज़िया हो रहा है ये किसी तरीके से कम हो जाए। तो इसके लिए चूँकि हम जो केमिकल खादें इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी दस्तयाबी के लिए भी ऑर्गेनिज़म की ही ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने एक तो बैक्टीरियाज इसमें शामिल किए, और जिस तरह के रिक्लेमर, और दूसरा रूट गार्ड, एक ये ट्राइकोडर्मा, तीसरा माइक्रो न्यूट्रेंट्स जो चिलेट हालत के ट्रेस एलिमेंट, ये मैंने शामिल किए। इससे क्या फ़ायदा है, जो बैक्टीरियाज होते हैं ये कुदरती माहौल पैदा करते हैं ज़मीन के अंदर, और ये मिलियंस की तादाद में होते हैं। फास्फोरस को ये फिक्स नहीं होने देते या कम से कम फिक्स होने देते हैं। जो ऑलरेडी हमारी ज़मीन में कंपाउंड पड़े हैं जो दस्तयाब नहीं हैं उनको अवेलेबल फॉर्म में ले आते हैं, चूँकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। मुस्तकिल आपकी ज़मीन में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसको भी पूरा करते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से भी जम करते हैं नाइट्रोजन को, और जिस सोर्स के साथ आप इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनका ज़िया भी ये कम से कम होने देते हैं। तो इसके अलावा पोटाशियम की दस्तयाबी इनसे बेहतर होती है, ज़मीन का पीएच कम होता है, खारा पानी अगर हमारे ट्यूबवेल का है तो वो भी बेहतर हो जाता है,
और ज़मीन में चूँकि ये खुराक की तलाश में मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन नरम होती रहती है, पीएच एडजस्ट होता रहता है। आम तौर पे क्या होता है कि हमारी ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है, असासी ज़मीनें हैं, तो पौधे में कुदरती तौर पे भी ऐसे कुछ तगय्युर होते हैं कि जब उसे खुराक की ज़रूरत होती है तो वो अपनी जड़ों के ज़रिए से कुछ ऐसे एसिड्स रिलीज़ करते हैं जो आर्जी तौर पे ज़मीन को नरम कर लेते हैं। तो अगर जब वो खुराक टेकअप करने में आसानी हो जाती है, उसके बाद फिर ज़मीन अपनी पोजीशन में आती है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं ये बैक्टीरियाज़। अच्छा, इसके बाद ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा भी ज़मीन की पीएच को मुस्तकिल बेहतर करने में हेल्पफुल होते हैं। और हमारी ज़मीनों में बहुत सारी फंजाइयाँ जो नुकसानदेह हैं, जैसे फुजेरियम है, फाइटोफथोरा है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी, ये तकरीबन 6-7 होती हैं, तो ये बीमारियों का सबब बनती हैं। हमारे पौधे की जड़ों को बीमार रखती हैं, जिनसे पौधे ज़्यादा खुराक अपटेक नहीं कर सकते हैं, पौधे वीक रहते हैं, कमज़ोर रहते हैं, पीले रहते हैं, डेफिशिएंसीज देखने को मिलती हैं। इन सारी चीज़ों में इनका दखल होता है जो फंगस का। तो ये उसके साथ मुकाबला करती है। ये हमारी जो पौधे हैं की जड़ें हैं, इनके घेर हिसार बना के रहती हैं और दुश्मन फंजाइयों से उनको महफूज रखती हैं। इसलिए मैंने रूट गार्ड और रिक्लेमर का इस्तेमाल मुस्तकिल अपने प्लान्स में शामिल कर दिया। अब सुल्तान इसलिए मैंने शामिल किया है कि देखें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी फिक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये भी सारा का सारा अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह के हम जिंक 3 किलो डालें तो तकरीबन 39.5 ग्राम अवेलेबल है, इसी तरह सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फिक्स कंपाउंड बनाते हैं, केजीज में डालने पड़ते हैं और ग्राम्स में दस्तयाब होते हैं, तो इससे लागत बढ़ जाती है। गो के ये ज़मीन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन दस्तयाब फॉर्म बहुत कम होता है इनका। हम इसलिए सुल्तान को फ़ोकियत देते हैं कि ये इसमें तकरीबन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं और ये सारे के सारे अवेलेबल भी होते हैं। चूँकि चलेट हालत में है तो एक डोज नीचे लगा देना चाहिए। उसके बाद मेरी ये मानना है कि हमें जब भी किसी किस्म की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी देखने को मिले तो हमें ये फार्म फोलियर में लेके आने चाहिए। तो इस तरीके से, जिस तरह के हमें ये पता नहीं है कि हमारी खादें कहाँ कहाँ पे ज़ाया हो रही हैं, इसी तरह हमें ये भी पता नहीं चलता कि ये 3-4 प्रोडक्ट जो एडिशनल हमारे प्लान्स में मुस्तकिल होते हैं, ये कहाँ कहाँ पे हमारी खादों की दस्तयाबी को बढ़ा रहे हैं, हमारी ज़मीन के स्ट्रक्चर को कैसे बेहतर कर रहे हैं, कलराठी ज़मीनों को कैसे ये बेहतर कर रहे हैं। हमें इनका इल्म नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में जो दोस्त मेरे फर्टिलाइज़र प्लान्स को फॉलो करते हैं, उनको रिज़ल्ट भी अच्छे इसीलिए मिल रहे होते हैं कि खादें कम डालने के बावजूद भी इनकी दस्तयाबी बढ़ रही होती है। तो इसमें इनको अलहदा से शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जितनी खादें डाली हैं उन्हीं में इनको एडजस्ट करें, उनको कम करें, और जो आपने पैसा बचाया है उनके से लेके ये प्रोडक्ट उन्हीं पैसों में एडजस्ट करें। अपने जो बजट है उसको वहीं रखें, लेकिन अपनी खादों में थोड़ी सी सिर्फ तब्दीली करें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है और एक बेहतरीन मेथड है जिसके तहत मैं अपने प्लान्स तैयार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।